मुस्लिम महिलाएं अपने बेटों का, अपने भाइयों का, अपने पति का, अपने बाप का जो लिंचिंग हो रही है, जो उनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, इन सब पीड़ा को झेलते हुए कैसे मुमकिन है कि वो एक ऐसी व्यवस्था और ऐसे शख्स के साथ चली जाएं जो उनके इज्जत और आबरू तक पर बात आए तो खामोश रहते हैं। ये भारतीय मुसलमान महिलाओं की लड़ाई थी और हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए और उन्हीं तर्कों का उपयोग करते हुए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तर्क थे उनका उपयोग करते हुए हमने ये लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट से जीती है। यहाँ पर पसमानदा को अपना जिम्मेदारी निभानी है, उन्हें अपने समूह बनाने हैं, अपने संगठन बनाने हैं और अपने इदारे भी बनाने हैं। अपने जब तक इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, संस्थान नहीं होंगे, अपने इदारे नहीं होंगे, अपने संगठन नहीं होंगे, तब तक आप वो बात कर ही नहीं पाएंगे और आपका बार्गेनिंग पावर आता भी वहीं से। तभी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमें पढ़ना भी है और हमें संगठित होकर के लड़ना भी है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आज एक पसमानदा मुसलमानों पर एक बड़ी मीटिंग हुई है, उनके अधिकारों की बात हुई है, उनके किस तरीके से उनके साथ जो लंबे समय से चला आ रहा नस्लीय भेदभाव है उसके ऊपर बात की गई है। मेरे साथ शिबा असलम फहमी जी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी मुखर होकर अपनी बातों को रखती हैं, महिलाओं के मुद्दों पर जो है काफ़ी सक्रिय रहती हैं। मैम सबसे पहला सवाल तो ये है कि बीजेपी के बारे में बोला जाता है कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करती हैं, ऐसी धारणा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही हास्यास्पद झूठ है, ये गंभीर झूठ भी है, लेकिन ये बताता है कि जो लोग ये बात कहते हैं और जो मीडिया ये बात कहता है खासकर, वो रियलिटी से बिल्कुल दूर है, कटा हुआ है। मुस्लिम महिलाएं अपने बेटों का, अपने भाइयों का, अपने पति का, अपने बाप का जो लिंचिंग हो रही है, जो उनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, इन सब पीड़ा को झेलते हुए कैसे मुमकिन है कि वो एक ऐसी व्यवस्था और ऐसे शख्स के साथ चली जाएं जो उनके इज्जत और आबरू तक पर बात आए तो खामोश रहते हैं, बल्कि उसको करते हैं। शिवा जी, ये लॉजिक इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो 3 तलाक के खिलाफ कानून लेके आई, जो कि काफ़ी महिलाओं की ये शिकायत थी कि उन्हें 3 तलाक देकर जो है घर से बाहर निकाल दिया जाता है और ऐसी बातें काफ़ी पब्लिक डोमेन में आई हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि मुस्लिम महिला बीजेपी के साथ हैं। मुसलमानों में तलाक दर बाकी दूसरे बड़े समाजों में जो भारत के समाज हैं उनमें सबसे कम है, एक चीज़। दूसरी बात, 3 तलाक की लड़ाई में हम भी शामिल थे और 3 तलाक ख़त्म कराने का हम सब लोगों ने एक्टिविज़म किया है। ये भारतीय मुसलमान महिलाओं की लड़ाई थी और हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए और उन्हीं तर्कों का उपयोग करते हुए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तर्क थे उनका उपयोग करते हुए हमने ये लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट से जीती है। ये हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी है, ये लड़ाई जब हम जीत चुके हैं उसके बाद एक मुस्लिम समाज को के मर्दों को ये किसी तरह से उनकी चूड़ी टाइट करना जिसे आजकल कहा जा रहा है, उसके लिए एक कानून बनाया गया जो एक अधूरा कानून है जिसमें बहुत सारी विडंबनाएं हैं और वो सामने आ रही है और बेहतरी होनी चाहिए उस कानून। उस कानून में बहुत सारी चीज़ें तय नहीं हुई हैं, इस वजह से फिर से बहुत से लोग पीड़ित हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो व्यवस्था नहीं है तो नई व्यवस्था क्या है। जो नई व्यवस्था दी गई है वो किसी भी तरह से कोडिफाइड नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो कानून है वो अपने आप में समस्या बनता जा रहा है। आपने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कहा कि जो भी पार्टियां हैं वो आज उसी लाइन पर हैं, थोड़ी सॉफ्ट हैं, थोड़ी हार्ड हैं, जो कि आज बीजेपी की लाइन हम देखते हैं। हम कांग्रेस की बात करें तो सारे मोस्टली सवर्ण नेता हैं और अपर कास्ट हैं, जो कि एक प्रिविलेज से आते हैं और उनको नहीं समझ में आती हैं कि मेजॉरिटी तबके की मांगे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? मुस्लिम समाज करेगा किसको वोट? देखिए, मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि जो विभिन्न पार्टियों में जो गैर बीजेपी पार्टी हैं उनमें उनके जो नेता हैं वो उनका मुद्दा नहीं उठाते हैं। कभी आपने देखा है कि सलमान खुर्शीद साहब मुसलमानों की लिंचिंग के ऊपर अपने लीडरशिप से बात करें कि आप वहाँ क्यों नहीं गए? जैसे आप भट्टा परसौल में जाते हैं, जैसे आप लखीमपुर खीरी जाते हैं, वैसे ही आप संघर्ष करके किसी मुस्लिम परिवार में जिसके यहाँ लिंचिंग हुई हो वहाँ क्यों नहीं गए? ये सवाल वो सभी मुस्लिम नेताओं को जो कांग्रेस के हैं उन्हें अपनी लीडरशिप से उठाना
उठाना चाहिए था। यही सवाल समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को अखिलेश यादव से करना चाहिए था। यही सवाल दूसरे जो तृणमूल कांग्रेस हो गई या दूसरी पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है, उसके अंदर जो मुस्लिम चेहरे हैं वो सिर्फ गुलदस्ते क्यों बने हुए हैं? वो गुलदस्ते सजे हुए हैं और वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। और यही दिक्कत है कि हमारा जो सो कॉल्ड नेतृत्व है विभिन्न पार्टियों में, हमें उससे शिकायत है। इस तरीके से तो देश की सारी पार्टियां, मेजॉरिटी पार्टियां इस गिनती से बाहर हो जाएंगी, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचेगा? क्या ओवैसी एक ऑप्शन है? क्या मुस्लिम समाज उनकी तरफ देख सकता है? देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी पार्टी का चाहे आप नाम हो और चाहे एजेंडा हो, उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में माइनॉरिटी की बारी कभी नहीं आती है, अल्पसंख्यकों की बारी नहीं आएगी। उनको जो बड़ा मुहाज जिस पर काम करना चाहिए, जो बहुजन के साथ एकता का सवाल है, जो बाकी सारी एकता का सवाल है, उस पर वो उतने सीरियस नहीं है। जब चुनाव आता है 6 महीने पहले वो किसी तरह की एकता कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही मसला है कि टू लिटिल टू लेट। जो अंदरूनी काम होना चाहिए समाजों को बीच में लाने का, क्योंकि लिंचिंग करने वाला समाज और लिंचिंग का शिकार होने वाला समाज, इन दो समाजों को जब आप एक साथ लाने की बात करें तो आपको बहुत मेहनत करनी है। ये शेर और हिरन की दोस्ती नहीं हो सकती, बिल्कुल ये नहीं हो सकती। तो पूरे हिंदू समाज में अगर आप देखें तो लिंचिंग करने वाला जो समाज है उसमें जो नाम है वो सबसे ज़्यादा यादव होते हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसीज होते हैं, और उनके बीच में और लिंच होने वाले समाज के बीच में अगर किसी भी तरह की एकता होनी है तो वो आर्टिफिशियल तरीके से और रातों रात नहीं होगी। उसके लिए सोशल मूवमेंट की ज़रूरत है, उस पर मेहनत नहीं है। लेकिन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी तो कम है, क्योंकि सोशल मूवमेंट को भी एक पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसा हम आज तक देखते आए हैं। अगर हमारे पास पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमारी बातें नहीं उठाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? ये बात आपकी सही है। यहाँ पर पसमानदा को अपना जिम्मेदारी निभानी है, उन्हें अपने समूह बनाने हैं, अपने संगठन बनाने हैं और अपने इदारे भी बनाने हैं। अपने जब तक इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, संस्थान नहीं होंगे, अपने इदारे नहीं होंगे, अपने संगठन नहीं होंगे, तब तक आप वो बात कर ही नहीं पाएंगे। और आपका बार्गेनिंग पावर आता भी वहीं से है। तभी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमें पढ़ना भी है और हमें संगठित होकर के लड़ना भी है, और ये मूल मंत्र है। संगठन की जो शक्ति है लोकतंत्र में, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा ना कि आरएसएस का संगठन है, उसी की जो शक्ति है जिससे आज हो रहा है। तो संगठन, बहुजन समाज और पसमानदा समाज ऐसे संगठन बनाएं और उनसे जुड़ें जैसे ये संगठन है उसी तरह के, तो और कोई रास्ता नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी और बहुत लंबे समय की लड़ाई की बात आप कर रही हैं कि अपने संगठन बनाएं, अपने इदारे हों और तब हम चुन के अपने नुमाइंदे भेजें। तो क्या प्रेजेंट लीडरशिप में, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, क्या उसमें हमारी कोई जगह हो सकती है? उसमें जो है वो कोई हो सकता है कि जो हमारी आवाज़ उठा सके? सेकुलर पार्टियां हमारे वोट चाहती हैं लेकिन हमारी बात नहीं करती हैं। क्या हमारी लीडरशिप, जो हमारी पसमानदा लीडरशिप है, आप ये बताइए, कुरैशी समाज के कारोबार के ऊपर कितना बड़ा धक्का लगा उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के इलाकों में, ठीक है। आप ये देखिए कि जो इससे जुड़े हुए, चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए समाज हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा धक्का लगा। इस तरह के बहुत सारे कारोबार हैं जो पसमानदा समाज के हैं और उसको तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। खाने पीने के जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर जब चाहते हैं बंद करवा देते हैं कि फ़लाँ की यात्रा गुजर रही है या फ़लाँ नेता यहाँ से गुजर रहा है, इसलिए मांस के, नॉनवेज के होटल्स बंद कर दिए जाएंगे। ये सारे मुद्दे जो हैं, इसको लेकर के आपको चैप्टर्स बना करके संगठित होना होगा। जो कारोबारी चैप्टर्स होते हैं वो भी बनाने पड़ेंगे, कुरैशी समाज को भी बनाना पड़ेगा, लेदर का काम करने वालों को बनाना पड़ेगा, खाने पीने का काम करने वालों को बनाना पड़ेगा, ताकि आप संगठित होकर के ये बता सकें कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो आप हमारी आवाज़ भी उठाइए। हमारी आवाज़ उठाए बिना आप नहीं हमारा वोट पा सकेंगे। हम सबसे सस्ता बिक रहे हैं, पसमानदा समाज का वोट सबसे सस्ता बिक रहा है। इसको वापस इसकी कीमत कैसे मिले, ये मिलेगी संगठन से। और वो चैप्टर्स आपको गली गली, या जो व्यापार एसोसिएशन एक ज़माने में होता था, बीजेपी, मुझे याद है बीजेपी 90 के अर्ली 90 के जो डिकेड है, दशक है, उसमें व्यापार आंदोलन से, व्यापारी समाज के आंदोलन से व्यापारी संगठन बना करके वो बाजार में पैठ बनाई थी उसने, ठीक है। पहले ये ब्राह्मणों की पार्टी कहलाई जाती थी, फिर बाद में ये इसी तरह बनियों की भी पार्टी बनी। तो ये क्या हम सीख नहीं सकते? ये बात हमारे सभी लोग जो बहुजन समाज के और पसमानदा समाज के हैं वो कारोबारों से जुड़े हुए लोग हैं, वो कारोबारी संगठन बना सकते हैं और ये चैप्टर्स बनने चाहिए। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचती हैं कि राहुल गांधी की नरेशिंग थोड़ी अलग है? वो एक
सोनिया गांधी की तरफ से उनकी नरिशिंग हुई है, एक फॉरेन नरिशिंग है, और वो जो हैं बोलते भी खुलकर हैं कि वो डरते नहीं हैं किसी और व्यक्ति से। मेरी कोई सहानुभूति नहीं है उनके साथ, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या राहुल गांधी का ऑप्शन नहीं हो सकते हैं? क्या मीडिया का जो मीडिया ने जो उनका चित्र खींचा है वो क्या वॉश होने के बाद पसमानदा मुसलमान या कोई भी मुस्लिम इन जनरल उनकी तरफ देख सकता है? देखिए, ये जो एक नेता के ऊपर केंद्रित करके पूरे समाज की बात करना है, तो हमें पहले वहाँ से भी ऐसे संकेत मिले, एक चीज़, ठीक है, और पसमानदा समाज की जो क़यादत है उससे वो बात करें, ठीक है। हम खुद चले जाएं कि हम आपको समर्थन देने आए हैं, हमारा समर्थन आप ले लीजिए। क्या ये बावकार बात है? क्या ये इज़्ज़तदार बात है? तो सवाल ये है कि जब वो गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए और सबके लिए निकले हैं, तो उनको इस पर भी नज़र डालनी चाहिए। नेताओं उनको अप्रोच भी करना चाहिए। जो लिंचिंग करने वाली जो जमातें हैं, वहाँ पर भी जा कर के बात करें कि आप ये जो देश के लिए कर रहे हैं, देश के विरुद्ध कर रहे हैं, समाजों के विरुद्ध कर रहे हैं, उनके साथ भी संवाद करें। लेकिन साथ में जो लिंच होते हैं जो लोग, उनके घर भी तो जाएं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी बात है, कौन सा भय है जो रोकता है प्रियंका गांधी को लिंचिंग के पीड़ित के घर जाने से? तो ये उनकी तरफ से आएगा, तभी उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत देर तक मुसलमानों ने उनका साथ दिया। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो अभी भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और किसको वोट दे रहा है मुसलमान? उन्हीं को वोट दे रहा है। लेकिन लिंचिंग तो सब जगह है। शंभू रैगर वाला जो मामला है, आप देखिए, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, आप वो देखिए। तो बोलना तो उनको पड़ेगा, उनको ये दिखा कि वो इंसाफ की लड़ाई सबके लिए है, वो डरेंगे किसी के लिए भी नहीं। ये तो उनकी तरफ फिर ये उनका वोट के नुकसान का डर भी हो सकता है कि अगर हम कहीं उनके घर चले गए तो हमारा कोई एक जो है अच्छा खासा वोट ना चला जाए। आखिरी उनको जो लोग वोट दे रहे हैं हिंदू समाज से, देखिए हिंदू तो उत्तर भारत में उनको वोट नहीं दे रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में जो दूसरे लोग जो उनको वोट दे रहे हैं वो एक डिसेंट समाज की परिकल्पना करने वाले ही लोग होंगे जो उनको वोट दे रहे हैं। मुसलमान का सवाल ना उठाएं, लेकिन पीड़ित का सवाल तो उठाएं। पीड़ित का सवाल उठाने से कौन रोकता है? फिर आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि क्या सभी पीड़ित समाजों को, SC ST समाज है, मुस्लिम समाज है, पसमानदा समाज है, इन सबको एक साथ लाया जा सकता है एक टेबल पर? इसके लिए सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। काशीराम साहब ने जो आंदोलन शुरू किया था, सत्ता आते ही वो आंदोलन रुक गया। जो लोहिया का आंदोलन था, सत्ता आते ही वो रुक गया। ऐसा लगता है कि हम सत्ता को संभालना नहीं जानते। हमारे लोग सत्ता मिलते ही हम भटक जाते हैं, हमारा गोल पोस्ट चेंज हो जाता है। सत्ता में हम ही हमेशा काबिज रहें, वो व्यक्ति जो है वो सारे आंदोलन को धता बता देता है। तो ये जो व्याधि है, ये जो रोग है, उससे कैसे निपटा जाए? अगर हम भी, हमारे लोग भी, हमारे नेता भी सत्ता में आते ही उन्हीं जैसे हो जाएंगे जिनके विरुद्ध वो संघर्ष करके आए हैं, तो ये लगता है कि गुलाम का आदर्श तो मालिक ही होता है, वो मालिक बन जाता है आकर के। थैंक यू सो मच। देखिए, मैम की बातों से आप सहमत असहमत सभी हो सकते हैं, और आपको इनकी बातें सुननी ज़रूर चाहिए, आपको इनकी बातों पर विचार ज़रूर करना चाहिए, और हर पीड़ित वर्ग की बातों को सुना जाना चाहिए। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।